हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। सबसे पहले तो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है जब हमने 4.1 अपना नावल का सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया था उसके लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नावल में चैप्टर 4.2 टू सर्व विथ लव। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि नावल की समरी किस तरीके से होती है, उसका थीम कैसे होता है, उसका सिनॉप्सिस कैसे होता है और कैसे एक नावल लिखी जाती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ टू सर्व विथ लव 4.2। ओके, अब ये जो नावल है जो टू सर्व विथ लव के बारे में दिया हुआ है, एग्जैक्टली क्या है, ये किसके बारे में है। नाउ दिस इज़ अबाउट यूस्टेस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट। तो बेसिकली ये नाम से इनको क्या किया गया है, पूरी स्टोरी में इनका नाम ब्रेथवेट जो है वो लिखा गया है। ओके, नाउ हु एग्जैक्टली दिस पर्सन वाज, जिनको E.R. ब्रेथवेट भी बोला जाता है। ही वॉज अ गुआनीज बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट। अब याद रखना, इनको इमिग्रेंट्स बोले जाते हैं क्योंकि इनकी पैदाइशी जो होती है कहीं और होती है, इनका बर्थ कहीं और हुआ है, ओरिजिन ऑफ कंट्री इनका कोई और होता है, लेकिन क्योंकि कुछ सालों से ये कहीं और किसी और देश में रह रहे हैं इसलिए उनको क्या माना जाता है, इमिग्रेंट्स माना जाता है। He was also a writer, a teacher, a diplomat, and best known for his stories of social conditions and racial discriminations against black people. तो बेसिकली ये जो है E.R. ब्रेथवेट, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे? ये तो एक राइटर भी थे, एक नॉवलिस्ट भी थे, एक टीचर भी थे, और उसी के साथ साथ ये क्या करते थे, उसी के साथ साथ ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज स्टोरीज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशंस के ऊपर, सोशल कंडीशंस ब्लैक पीपल के ऊपर। वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट पीपल के ऊपर जो डिफरेंशिएशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके ऊपर ये हमेशा क्या करते थे, स्टोरीज लिखा करते थे। तो उन स्टोरीज के लिए E.R. ब्रेथवेट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। Now he was the author of one of the famous 1959 autobiographical novel To Serve with Love। तो ये कौन सी टाइप ऑफ नॉवल है जो हम पढ़ने वाले हैं? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। क्या होता है इस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में? बेसिकली किसी इंसान की अपनी खुद की लाइफ की कहानी होती है, उन्हें हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। He also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa, A Choice of Straws, a novel set in London, and Reluctant Neighbors। तो बेसिकली इन्होंने जो नॉवल लिखी है उसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अ काइंड ऑफ होम कमिंग अबाउट हिज टूर ऑफ अफ्रीका का होम, लाइक अपने घर वो वापस गए हैं, उससे रिलेटेड हिज टूर वॉज टू अफ्रीका। अ चॉइस ऑफ स्ट्रॉज जो उनकी नावल का नाम है, इसी के साथ साथ एक नावल है जिसका नाम है रिलक्टेंट नेबर्स, अ मेमोर एंड ट्रीटीज अबाउट रेसिज्म। तो ये जो नावल है वो रेसिज्म के ऊपर बात करती है। अब ब्रेथवेट्स न्यूमरस राइटिंग्स प्राइमरीली डील विद द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड ब्लैक मैन। अब ये जो इनके राइटिंग्स होती थी, जो सबसे ज़्यादा लिखा करते थे, कौन सी चीज़ों के ऊपर लिखा करते थे? द डिफ़िकल्टीज़ जो उन्होंने फेस किया था ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड ब्लैक मैन। उसी के साथ साथ अ ब्लैक सोशल वर्कर भी थे, अ ब्लैक टीचर भी थे, एंड सिंपली अ ह्यूमन बीइंग who found himself in a set of inhuman circumstances। यानी उसी के साथ साथ ये ऐसे भी इंसान थे जो inhuman circumstances में, यानी ऐसे बुरे से बुरे वक्त भी इन्होंने देखा है जहाँ पर इनको कलर के बेसिस पर क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इसलिए ये जो भी चीज़ें लिखते थे और सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों में डील करते थे तो इसलिए उनको माना जाता था कि इस चीज़ के लिए अ ब्लैक सोशल वर्कर, एन एजुकेटेड ब्लैक मैन, अ ब्लैक टीचर, a human being who has found himself in inhuman circumstances। यानी बुरे से बुरे हालातों में भी वो किस तरीके से डील करते थे। अब टू सर्व विथ लव जो है ये एक ऐसी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। उनके जो नरेटर हैं, यानी कि हम इनकी बात कर रहे हैं E.R. ब्रेथवेट, जो कि एक इंजीनियर रह चुके हैं। इंजीनियरिंग तो इन्होंने कर ली थी, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ इनका कई बार पॉसिबल नहीं होता था अपना पूरा खर्चा, जो अपनी पूरी नीड्स है उनको पूरा कर सके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उसीलिए उन्होंने टीचिंग का जॉब जो है वो शुरू कर दिया था, जॉब ऑफ अ टीचर इन अ रफ ईस्ट एंड स्कूल। यानी कि लंदन में एक ईस्ट एंड स्कूल हुआ करती थी। ये कैसी स्कूल है? जहाँ पर ऐसे बच्चे आते थे जिनको उनके बैड बिहेवियर के लिए, बदतमीजियों के लिए, या फिर इल मैनर्ड होने की वजह से उनको क्या कर दिया जाता था, स्कूलों से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे बच्चे जो इन स्कूलों से चले जाते थे उनको एडमिशन जो है वो लंदन ईस्ट एंड स्कूल उनमें दिया जाता था। नाउ एट द बिगिनिंग द नरेटर इज रिडिक्यूल्ड एंड बुलीड बाय द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या था, जो नरेटर है, जब इनिशियली उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ टीचर, उनको स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, बुली किया था, परेशान करते थे उनको, उनके साथ बदतमीजी भी किया करते थे। उसी के साथ साथ क्या हुआ, बट लेटर हिज काम डिमीनर, यानी कि उन्होंने अपना बिहेवियर जो है बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा काम रखा, एंड डिज़ायर टू सी देम सक्सीड ग्रेजुअली अर्न हिम द रिस्पेक्ट।
लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ, ये जो बच्चे उनके साथ में बदतमीज़ी करते थे, बुली करते थे, उनको परेशान किया करते थे, इन्होंने अपना बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा काम रखा, रिस्पेक्ट के साथ बच्चों से बातें किया करते थे, जिससे कि उनका एक ड्रीम था कि मैं अपने बच्चों को सक्सेसफुल होता हुआ देखूं। इसीलिए क्या हो गया, बाद में उन बच्चों का बिहेवियर जो है इस टीचर की तरफ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये एग्जैक्टली इस नॉवेल के अंदर दिया हुआ है जो हम पढ़ने वाले हैं। सो आई होप हमने देख लिया टू सर्व विथ लव। एक इंटरेस्टिंग सी नॉवल है जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो E.R. ब्रेथवेट ने लिखी है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बार रेसिज्म देखा है, तो उसी से रिलेटेड हमेशा उनकी जो राइटिंग्स होती थी, स्टोरीज हुआ करती थी, वो ऐसे ही किसी सोशल इश्यूज़ के ऊपर हुआ करती थी। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं। अच्छा, अब ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, नॉवेल के अंदर क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, एलिमेंट्स में थीम का होना ज़रूरी है, प्लॉट का होना ज़रूरी है, कैरेक्टर का होना ज़रूरी है, सेटिंग का होना ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट का होना ज़रूरी है और लैंग्वेज और स्टाइल का होना ज़रूरी है। तो हमने 6 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था जो एक नॉवेल में होना ज़रूरी है। अब जो हम देखेंगे कैरेक्टराइजेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट होते हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। अब उसमें भी हमने पढ़ा था मेजर कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसके बारे में बात हो रही है, और उसके साथ साथ माइनर कैरेक्टर्स जो उनकी लाइफ स्टोरी का एक हिस्सा रहते हैं। तो ये सारे जो हमको दिए हुए हैं ये मेजर कैरेक्टर्स है। तो रिकी ब्रेथवेट जो कि नरेटर है, जो कि E.R. ब्रेथवेट की स्टोरी को नरेट करके बता रहे हैं। उसी के साथ साथ गिलियन ब्लेंचार्ड है, मिस डेल इवांस है, डेनहम है, पमेला डेर है और मिस्टर फ्लोरियन है। तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे मेजर कैरेक्टर्स है। अब इसी के साथ साथ माइनर कैरेक्टर्स भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारे जो नाम हमको दिए हैं ये क्या है, हमारे माइनर कैरेक्टर्स है इस नॉवेल के अंदर। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब किसका क्या रोल रहा है ये तो हमको तभी पता चलेगा जब हम नॉवेल की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, हम देखते हैं समरी क्या दिया है इस नॉवेल का, समरी क्या कहती है हमें। समरी ऑफ द नॉवेल। Now, To Serve with a Love is a work of fiction based on the life of author, यानी कि एक फिक्शन बेस्ड, एक काल्पनिक है। अब काल्पनिक हम कब बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में, जब जगहों का नाम चेंज किया जाता है तब हम उनको काल्पनिक बोल सकते हैं। तो ये एक फिक्शन बेस्ड नॉवेल है ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर E.R. ब्रेथवेट। द मेन कैरेक्टर E.R. ब्रेथवेट जो है वर्क्स एज एन इंजीनियर इन एन ऑयल रिफाइनरी। तो ये जो है एक ऑयल रिफाइनरी में क्या करते थे, एज एन इंजीनियर काम करते थे। ही सर्व्ड इन द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स इन द वॉर, यानी वॉर के टाइम पे ये रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में भी काम किया करते थे। उसी के साथ साथ आफ्टर द वॉर बीइंग अ ब्लैक पर्सन ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। अब वॉर ख़त्म होने के बाद क्या हो गया, क्योंकि ही वॉज अ ब्लैक मैन, उनका स्किन टोन था, उसका कलर वैसा था, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता था, उनको कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। एज अ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि लास्ट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ही अप्लाइड इन अ स्कूल टू बिकम अ टीचर। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कहीं पर उनको अपने स्किन कलर की वजह से जॉब नहीं मिल रही थी, रेसिज्म हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। सरप्राइजिंगली ही इज एक्सेप्टेड एट द ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंदन ईस्ट एंड, यानी कि ये जो है ये आपका क्या है, ये स्कूल का नाम है ग्रीन स्लेट स्कूल, जो कि लंदन ईस्ट एंड में है। एंड इज सेट टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि उन्होंने अप्लाई किया था स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो उनका एप्लीकेशन क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया एप्लीकेशन। तो कहाँ पर एक्सेप्ट हुआ उनका एप्लीकेशन, ग्रीन स्लेट स्कूल में, जहाँ पर उनको सीनियर क्लासेस, यानी कि जैसे हमारे यहाँ होता है प्राइमरी सेकेंडरी, वैसे सीनियर क्लासेस जो होते हैं उनको पढ़ाने का उनको वहाँ पर क्या मिला, मौका मिला। Now, while reading the novel, we have to understand that the time period, अब बात हो रही है यहाँ पर सेटिंग की। सेटिंग का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, जो प्लेस, पीरियड, टाइम की हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है, जो टाइम पीरियड जबकि स्टोरी की बात हो रही है वो टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, the English do not consider him to be one of them। यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उन्होंने वॉर लड़ा था, एयरफोर्स में थे, ब्रिटिश के रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स में काम किया था, वॉर में लड़ाई में उनका साथ दिया था, बावजूद इसके हम लोग क्या कंसिडर करते थे कि वो हमारा साथी नहीं है, क्योंकि वो गोरे थे, तो उनको ऐसा लगता था ये हमारे बीच में कैसे आ सकता है, ये हमारा साथी, ये हमारे लेवल पे नहीं आ सकता है, राइट। Now, the English do not consider him to be one of them.
This makes Braithwaite bitter about the English and the colonialism as well as about his white students. तो इसकी वजह से क्या हो गया था, उनके अंदर एक खटास आ गई थी, खट्टापन आ गया था। किसके लिए आ गया था? ब्रिटिशर्स के लिए, कि इतना उन्होंने लड़ाई किया उनके लिए, उनकी मदद की, हेल्प की, बावजूद इसके वो लोग क्या कर रहे थे, कॉलोनियलिज्म भी आ गया था। लेकिन वो लोग क्या करते, उनको अपना मानने तैयार ही नहीं थे। एज वेल एज अबाउट हिज वाइट स्टूडेंट्स, तो अपने जो वाइट स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी उनके दिल में थोड़ी सी बिटरनेस जो है वो आ गई थी। नेक्स्ट, Braithwaite's teaching position starts out roughly and he is embarrassed time and again. अब उनका टीचिंग जो है वो शुरू हो चुका था, बच्चों को पढ़ाने का दौर जो है वो शुरू हो गया था, लेकिन उसी के साथ साथ वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी हुआ करते थे। क्यों? बिकॉज वहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे उनका बिहेवियर गलत हुआ करता था। कैसा बिहेवियर था उनका? ही कंसिडर्स ही स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्टफुल, यानी बच्चे जो थे वो डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर्ड थे, बदतमीजी किया करते थे, एंड मिस्चीवियस, यानी बहुत ज़्यादा मस्तीखोर बच्चे थे वो। While his students consider him to be an arrogant outsider unfamiliar with the social environment in which they have grown up. अब यहाँ पर बच्चे उनके बारे में क्या सोचते थे? पहले तो स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते थे? ब्रेथवेट सोचते थे कि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, इल मैनर्ड है, मिस्चीवियस है। अब बच्चे उनके बारे में क्या सोचते थे? ये जो हमारा टीचर है जो कि बाहर से आया, ये कोई एरोगेंट है, कोई बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। उसी के साथ साथ अनफेमिलियर था, यानी कि उनको लगता था हम जो एनवायरनमेंट में पैदा हुए, पले बड़े हैं, उससे ये टीचर क्या समझेगा कि हम तो अलग ही एनवायरनमेंट में रहे हैं, पले बड़े हैं, तो ये टीचर जो है वो हमको नहीं समझेगा। द स्टूडेंट्स हरास हिम फ्रॉम डे वन। अब स्टूडेंट्स क्या करते थे, उस टीचर को हरास किया करते थे। स्लैमिंग देयर डेस्क ड्यूरिंग हिज लेक्चर, यानी कि जब लेक्चर चालू होगा तो बेंच जो अपने डेस्क हुआ करते थे उसको ज़ोर ज़ोर से बैंग करते थे, बजाएंगे, किसी तरीके की आवाज़ें निकालेंगे। यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड बुलिंग हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि गलत लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे, फाउल लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। उसी के साथ साथ टीचर को क्या करते थे, काफ़ी हद तक बुली और डिस्टर्ब किया करते थे। इवन द गर्ल स्टूडेंट्स डू नॉट स्पेयर अ मोमेंट टू हरास ब्रेथवेट। अब यहाँ पर सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी हमारी कम नहीं थी, तो वो भी क्या करती थी, ब्रेथवेट को हरास किया करती थी, कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसको परेशान करने का। In a reaction to that, Braithwaite verbally scolds the girl for acting in an unladylike manner and being unruly in the class. तो क्या होता था, इस चीज़ का रिएक्शन ब्रेथवेट किसको देते थे, जो गर्ल स्टूडेंट्स होती थी, अनलेडी लाइक मैनर, यानी कि जैसे एक लड़कियों को हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कभी टीचर्स की तरफ ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो इसीलिए वो क्या करते थे, लड़कियों को स्कोल करते थे, डांट दिया करते थे, चिल्लाया करते थे उनको। When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the students, he changes in his teaching and handling techniques. तो यहाँ पर क्या होता था, अब उनको तो पता चल गया था कि मेरे चिल्लाने से, मेरे डांटने से बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो तो डिसरिस्पेक्टफुल है, मस्ती करेंगे, मुझे परेशान करेंगे, बुली करेंगे। तो ब्रेथवेट ने क्या किया, अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, थोड़ी न्यू स्ट्रैटेजीज लेकर आ गए। उससे क्या होगा, उससे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि शायद ये जो है मेरी एक स्ट्रैटेजी न्यू बना दूँ मैं, जिससे कि बच्चे जो है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और अट्रैक्ट होकर शायद मेरी बातें सुनने लग जाए, मेरी रिस्पेक्ट करने लग जाए। फिर he decides to interact with them as though they are adults and respectable persons. अब वो क्या सोचते हैं कि मैं उनसे इस तरीके से बिहेव करूँगा जैसे कि वो कोई बहुत ही मैं बड़े और रिस्पेक्टेबल इंसान से बात कर रहा हूँ। जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हम आप वाली तहजीब का यूज़ करते हैं, राइट, हम उसे तू कहकर नहीं बुलाते हैं। तो उन्होंने भी सोच लिया था मैं बच्चों से ऐसे बात करूँगा, उनसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर बात करूँगा, जिससे शायद उन्हीं को शर्म फील होने लग जाए कि वो एक टीचर के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, ही रिक्वायर्स एवरी गर्ल बी रेफर्ड टू एज मिस एंड दैट हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम सर। अब वो बोलते थे हर एक लड़की को जो है मैं मिस बोलकर बुलाऊंगा, हालांकि स्टूडेंट्स है, आप उनका नाम लेकर बुला सकते हैं, लेकिन वो उनके नाम के आगे क्या लगाते थे, सैल्यूटेशन लगाते थे, मिस लगाते थे। एंड दैट हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम सर, और बच्चे जो है वो मुझे सर बुलाएंगे। At first, the students find these level of deference ridiculous and unnecessary. पहले बच्चे को क्या लगा कि ये जो मिस बुला रहे हैं, लड़कियों को इतना रिस्पेक्ट देकर बात करें, बच्चे को थोड़ा सा अजीब लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो अननेसेसरी हमको बुला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, however they came around only after a few weeks completely changing both their hygiene and their attitudes. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जब बावजूद इसके कि वो बदतमीज़ी कर रहे थे, वो उनको मिस सर कहकर बुलाया करते थे, एड्रेस किया करते थे, तो कहीं ना कहीं क्या होने लगा, बच्चों ने इन चीज़ों को नोटिस किया। इनिशियली तो उनको बहुत अजीब लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, बच्चों ने इन चीज़ों को नोटिस किया। नोटिस करने के साथ साथ में क्या किया, बच्चों ने अपनी आदतों को बदलना शुरू कर दिया, अपनी हाइजीन को बदलना शुरू किया, अपने एटीट्यूड्स को बदलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के लिए अपने एटीट्यूड्स को चेंज करना शुरू कर दिया।
दिस मार्क्स द सक्सेस ऑफ ब्रेथवेट इन हैंडलिंग द स्टूडेंट्स इन अ वेरी अमेकेबल वे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि ये बताता है ब्रेथवेट ने कितने स्मार्ट तरीके से अपने बच्चों को हैंडल किया। कैसे बच्चों को, जो बहुत बदतमीजी और डिसरिस्पेक्टफुल थे अपनी टीचर्स की तरफ। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। To increase the class cultural exposure, he takes them on field trips and excursions to museum and theaters। अब वो अपनी क्लास को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे, तो सिर्फ क्लास के अंदर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, बच्चों को कहाँ लेकर जाते थे, फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाते थे, एक्सकर्जन्स टू यानी कि ट्रिप्स पर ले जाया करते थे, म्यूजियम्स एंड थिएटर्स दिखाते थे उनको। टू एवरीवन सरप्राइज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नेवर बीन, यानी कि उन जगहों पर ले जाते थे क्योंकि ये बच्चे कभी ऐसी जगहों पर गए नहीं है, ना फील्ड ट्रिप के लिए गए हैं, ना म्यूजियम्स में गए हैं, ना थिएटर्स में गए, इन्होंने ये सब कभी नहीं देखा होता है। स्कूल से रिलेटेड पढ़ाई के रिलेटेड ट्रिप पर ले जाने के लिए बच्चों ने ऐसी जगहों को कहीं नहीं देखा था। अ वाइट फीमेल टीचर गिलियन ब्लैंचार्ड, जो कि एकम्पनी करती थी क्लास को ऑन दीज एक्सकर्जन, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप। यानी कि जब भी ब्रेथवर्ट जो है अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पर ले जाया करते थे या म्यूजियम्स एंड थिएटर्स में ले जाया करते थे, तो क्या होता था, एक फीमेल टीचर थी साथ में, गिलियन ब्लैंचार्ड, जो कि उनके साथ में जाती थी जब वो बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाया करते थे। तो इससे क्या हो गया था, उनके और ब्रेथवेट के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी एक बॉन्डिंग, एक काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई थी। सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट्स इज टेस्टेड मेनी एट टाइम्स। अब ब्रेथवेट का जो ये रिलेशन था अपने बच्चों के साथ, कई बार इसका टेस्ट हुआ करता था। कैसे टेस्ट हुआ करता था, ये देखते हैं। Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them। बावजूद इसके कि बच्चे उसको कई बार हर्ट करते थे, परेशान किया करते थे अपने टीचर को, लेकिन वो क्या करता था, उनको माफ़ कर देता था। द स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली सरप्राइज हिम विद द मेच्योरिटी, एम्पैथी एंड नॉलेज। अब ये देखकर क्या होता था, बच्चों को भी कई बार बुरा लगता था कि हम टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे भी उनको सरप्राइज करते थे। किस चीज़ से सरप्राइज करते थे, अपनी मेच्योरिटी दिखाकर, अपनी एम्पैथी दिखाकर, अपने नॉलेज के साथ में क्या करते थे, टीचर को सरप्राइज कर दिया करते थे। नेक्स्ट, अनदर फेसेट ऑफ द स्टोरी विच ग्रेटली अफेक्ट्स इट्स नरेटिव लाइज इन दी हैवी हिस्ट्री। यानी कि अब ये स्टोरी में और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या है वो चीज़ें, एक तो ब्रिटिश का कॉलोनियलिज्म आ गया था, इट्स डार्क कॉन्सिक्वेंसेस, मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा दैट इंक्रीजेस ब्रेथवर्ट्स हेट्रेड एंड रैथ फॉर ब्रिटिश। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो गया, जो ब्रेथवेट थे, क्योंकि वो उनका हिस्सा उनको नहीं मानते थे ब्रिटिशर्स, तो उनके अंदर एक हेट पैदा हो गई थी, एक मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा जो है वो सफ़र कर रहे थे। कौन, ईआर ब्रेथवेट। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने वॉर में हिस्सा लिया था, बावजूद इसके उन्होंने क्या किया, उनको अपना साथी कभी नहीं माना है। तो फिजिकली और मेंटली वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के लिए उनके दिल में नफरत पैदा हो गई थी। Now, he constantly feels the prejudicial effects of colonialism while living in England after World War II, and these negative experiences frequently shape his thoughts and action। और क्योंकि उनको उनसे नफरत हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो इंग्लैंड में रहते थे, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, हेट्रेड उनका जो है उनकी तरफ बढ़ते चला गया। उसी के साथ साथ उनके थॉट्स, उनके एक्शन भी जो है वो चेंज हो गए थे। किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। Braithwaite is surprised and shocked by the conditions in which these students live and also the physical trauma of the war that can be seen throughout his teaching environment। अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर किस तरीके से पड़ा था, उनका एक्शन, उनका बिहेवियर, उनके थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो गए थे। जब वो उनको पढ़ाया करते थे तब उन्होंने ये सारी चीज़ों को क्या किया था, नोटिस किया। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या था, समरी था नॉवेल का, कि हम एग्जैक्टली इसमें इस नॉवेल में क्या दिया है, क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं थीम ऑफ द नॉवेल की तरफ। थीम जो हम जानते हैं, इस थीम का मतलब क्या होता है, सेंट्रल आइडिया एग्जैक्टली क्या है, क्या ये नॉवेल हमको कहना चाहती है, हम उस बारे में देखेंगे। तो क्या कहना चाहती है हमको नॉवेल, आइए देखते हैं। थीम ऑफ द नॉवेल एक तो है स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप के ऊपर, वेरी गुड, एक तो ये हमारी थीम है। अब इसी के साथ साथ क्या हो गया, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है यहाँ पर हम किसी एक इंसिडेंट के बारे में सोचकर सबसे नफरत करते हैं। जैसे कि प्रेजुडिस इस केस में क्या हुआ, अभी अभी हमने समरी में देखा ना, क्या देखा समरी में, कि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको अपने लाइफ में कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी और उनको कभी अपना नहीं समझा, अपने वालों में से नहीं समझा, तो उनकी फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा इतना बढ़ गया था कि उनके अगेंस्ट एक उनके दिल में जो है वो नफरत पैदा हो गई थी। किसके दिल में, ईआर ब्रेथवेट जो है उनके दिल में किसके अगेंस्ट नफरत पैदा हो गई थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इसे हम कहते हैं प्रेजुडिस। एंड रेसिज्म, रेसिज्म बहुत हुआ है उनके साथ में बिकॉज ऑफ स्किन कलर, राइट, आर द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल। तो ये जो है मेजर थीम्स है नॉवल के, एक तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के ऊपर बात हो गई, उसके साथ साथ प्रेजुडिस की बात हो गई और रेसिज्म। तो ये तीन चीज़ें ऐसी है जो कि नॉवल के थीम है।
आइए देखते हैं और इस थीम में क्या है। E.R. ब्रेथवेट गेट्स अ जॉब ऑफ अ टीचर इन अ रैदर रफ एंड नोटोरियस स्कूल। यानी कि अब थीम में हम क्या लिखेंगे, हम एग्जैक्टली बताएंगे। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि थीम कैसे लिखी जाती है। समरी हमने देख ली, समरी में ओवरऑल एक जिस्ट दिया था कि कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, किस तरीके की परेशानियां देखी, धीरे धीरे कैसे चीज़ें उन्होंने चेंज की। अब यहाँ पर जो थीम है, थीम हमको क्या बता रहा है कि किस तरीके का सेंट्रल आइडिया क्या था इस पूरी नॉवेल का। उसी के साथ साथ वो एक जॉब मिलती है उनको टीचर की, जहाँ पर रफ और नोटोरियस स्कूल थी, यानी कि बच्चे वहाँ पर काफ़ी मस्तीखोर हुआ करते थे। ही फाइंड्स दैट स्टूडेंट्स बिलोंग टू अ बैकग्राउंड दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लर्निंग। यानी कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड में गए जहाँ पर बच्चों को लगता था कि सिर्फ लर्निंग से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से पूरी नहीं होने वाली। ही नोटिसेस दैट स्टूडेंट्स आर इन नो मूड टू चेंज देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब यहाँ जो बच्चे थे वो कैसे थे, उन्हें लगता था हम किसी भी तरीके से अपना एटीट्यूड बिहेवियर को चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि जिस स्कूल में हम हैं वहाँ पर हमको किसी तरीके की ग्रोथ नहीं मिल रही है। Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques and understanding student psychology, ultimately wins their heart in no time. यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेथवेट जो थे उन्होंने क्या किया था, अपनी जो भी टेक्निक्स उन्होंने पढ़ी थी अपने टाइम पे, साइकोलॉजी की जो भी टेक्निक्स है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आकर बच्चों का दिल जो है वो जीत लिया। Though he was bullied, harassed, mentally and physically tortured many times, he didn't lose his patience and continued implementing his novel ideas and techniques. तो यहाँ पर क्या हो गया, भले बच्चों ने उनको कितना भी परेशान किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने अंदर पेशेंस रखा, अपना पेशेंस नहीं खोते हुए उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू अपनी न्यू टेक्निक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते जा रहे थे। That helped him to bring a significant change in his students' lives. तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चों के परेशान करने के बावजूद उन्होंने अपनी टेक्निक्स नहीं छोड़ी, अपना पेशेंस जो है वो नहीं खोया, और उसके साथ साथ उनको क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट उनको मिला, जिससे कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ गया। द रेसिज्म प्रेवलेंट इन ग्रेट ब्रिटेन during the mid-1940s, the time period during which To Serve with Love takes place is of primary significance in the novel. यानी कि अब थीम में जब हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे, कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर, रेसिज्म जब ग्रेट ब्रिटेन में हुआ करता था ड्यूरिंग द mid-1940s, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच टू सर्व विथ लव टेक्स प्लेस। यानी कि 1940s की बात चल रही है, जो कि हिस्ट्री है, इज़ ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस इन द नॉवल। यानी कि सबसे ज़रूरी हिस्सा है ये, प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि कौन से बैकग्राउंड की, कौन से सेटिंग की बात चल रही है यहाँ पर। The narrator cites repeated incidents in which he experiences the racism of white Britons, including encounters on the bus, at job interviews at Greenslade School, when searching for housing at a restaurant with his girlfriend, and so on. तो यहाँ पर क्या हो गया था, वो ये बता रहे हैं कि मैंने किस तरीके का रेसिज्म फेस किया, क्योंकि मैं ब्लैक मैन था, क्योंकि मैं ब्रिटिशर्स को बिलोंग नहीं करता था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिलती थी, जहाँ पर भी जॉब मिलेगी तो वहाँ पर भी रेसिज्म हुआ करता था, कलर के बेसिस पर जॉब नहीं दिया जाता था, कहीं पर घर मिलना उनको इतना आसान नहीं था। उसी के साथ साथ जब वो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करते थे तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, रेसिज्म को फेस किया है। At the outset, Braithwaite is struck by the unexpectedness of such prejudice. तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेथवेट जो है उन्होंने कई बार ऐसे प्रेजुडिसेस जो है वो क्या किए हैं, फेस किए हैं। He was brought up in British Guiana and he viewed himself as a British citizen, not as a black British citizen in a British colony. अब क्योंकि वो born and brought up है ओरिजिन कोई और कंट्री, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ रहे तो वो भी अपने आप को उन्हीं के साथ काउंट किया करते थे। हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको अपने वालों में से बिल्कुल भी नहीं मानते थे। When he served Great Britain in the Royal Air Force that gave him respect and esteem in the society, the day he left the job he finds himself to be an outsider. यानी कि जब वो ग्रेट ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स में हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के साथ में, जब वॉर तक उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का साथ दिया, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हो गया उन्होंने अपनी जॉब जो है वो वहाँ से छोड़ दी, तो उनको क्या कंसिडर किया जाता था, एक आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था। नाउ ब्रेथवेट्स एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन वाज ऑफ नो यूज इन जॉब इंटरव्यूज। अब बावजूद इसके कि उनको ब्रिटिश एयरफोर्स में काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, वो किसी भी काम की नॉलेज, किसी भी काम की वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी जब वो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया करते थे। वेयर ही इज़ इन्फॉर्म दैट जॉब हैज़ ऑलरेडी बिन फिल्ड और ही इज़ ओवर क्वालिफाइड फॉर इट। तो उनको क्या कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था, या तो वो पोजीशन फिल हो गई है या तो वो ओवर क्वालिफाइड है, यानी कि हमको इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उस जॉब के लिए। दिस हाइटन्स ब्रेथवेट्स सेंस ऑफ बिट्रेयल फॉर द ब्रिटिश। अब इससे क्या हो गया, उनके दिल में बिट्रेयल आ गया। बिट्रेयल का मतलब होता है किसी ने उनको क्या किया, बिट्रे दिया, धोखा दिया। Interestingly, he never lashes out physically and only rarely does he do so verbally. यानी कि वो यहाँ पर किसी को फिजिकली तो कभी उन्होंने टॉर्चर नहीं किया, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोल भी देते थे तो वर्बली किसी को पलट कर जवाब दे दिया करते थे।
ही एग्जिबिट्स पेशेंस एंड्योरेंस एट टाइम्स, यानी कि कई बार वो पेशेंस अपने अंदर ज़्यादा रखते थे, एंड एट अदर्स ही डिस्क्राइब्स द वे द रेज इनसाइड हिम इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हेट्रेड सो स्ट्रॉन्ग दैट ही डिजायर्स टू हर्ट दोज हु ट्रीट हिम अनफेयरली। कई बार उनको क्या लगता था, हेट्रेड तो उनके दिल में आ चुकी थी, किसी को जाहिर करके वर्बली तो नहीं बता पाते थे वो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि वो क्या सोचते थे कि किसी को मैं बोलूँ कि क्या फील होता है जब कोई हमको हर्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ सच एक्सपीरियंसेस ब्रेथवेट फाइंड्स द स्टूडेंट्स एट द ग्रीन स्लेट स्कूल टू बी अ बिट नोटोरियस एंड रफ इन बिहेवियर। अब इसकी वजह से क्या होता था, ग्रीन स्लेट स्कूल में जब वो गए थे तो बच्चों का बिहेवियर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बदतमीजी किया करते थे, नोटोरियस थे, मस्तीखोर थे। बट प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑल द स्टूडेंट्स वुड श्योरली अचीव सक्सेस एंड डिजायर्ड गोल्स इन द लाइफ। बावजूद इसके कि बच्चे उनके साथ में मिसबिहेव करते थे, टीचर ने क्या किया, उनके साथ में हमेशा अच्छा बिहेवियर रखा, काम बिहेवियर रखा, अपनी न्यू न्यू टेक्निक्स अप्लाई की जिससे कि क्या हो सके, बच्चों का बिहेवियर जो है वो चेंज हो सके, और उसी के साथ साथ हर एक बच्चा जो है वो जो भी लाइफ में सोचता है वो क्या करे, डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड गोल जो है उनका वो अचीव कर सके। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर थीम ऑफ द नॉवेल।